ये अभिजीत दिपके साहब जो हैं, एक पुलिस ऑफिसर के सामने उसके पैरों में सर बार बार झुका रहे थे, रगड़ रहे थे कि प्लीज़ हमें ये काम करने दो। राजा की जान तोते में है, यानी कि ईवीएम में है, वरना उस राजा में कुछ दम नहीं है। अगर ईवीएम के जहर को कम नहीं किया गया और हटा दिया गया तो इनकी 40 सीटें 50 सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा बीजेपी की आ ही नहीं सकती। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने जो है ईवीएम को कंडम किया है और बैलेट पेपर पर आए हैं। तो भारत में ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मोदी जी और अमित शाह जी का बेसिक कैरेक्टर आप सब लोग जानते हो, पूरी दुनिया जानती है जी। मोदी जी अगर प्रधान जी को किसी वजह से हटाना भी चाहेंगे, जैसे अभी यादव साहब हैं, उनके पीए वगैरह सबको हटा दिया, तो वो तो कोई और बड़ा कोहिनूर हीरा ढूंढ के लाएंगे ना उनकी जगह, जो उनसे भी ज़्यादा बेईमानी कर सके। मोदी जी किसी भी दुनिया के किसी भी टॉपिक पे, किसी भी लैंग्वेज में 2-3 मिनट या 5 मिनट नहीं बोल सकते। राहुल गांधी जी का इंटेलेक्ट लेवल इतना ज़्यादा है कि वो दुनिया के किसी भी टॉपिक पे कम से कम 2-3 ज़बानों में तो आराम से किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, सिर्फ किताबों में रहने से संविधान जी नहीं बचेगा। लेकिन प्राचा जी, जिस तरीके से इन्होंने सारा सिस्टम हैक कर लिया है, ऐसा लगता है कि इनको तो दशकों तक नहीं हराया जा सकता। मोदी जी और अमित शाह साहब ने, आरएसएस और बीजेपी ने हर पॉलिटिकल पार्टी में अपने स्लीपर सेल्स छोड़ रखे, तो विपक्ष भी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी में फेल हो चुका है। राहुल गांधी जी जो आज हमारे देश के विपक्ष के लीडर हैं, आज भी वो 60% मतदाताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी जी सिर्फ 40%। बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का काम, बेसिक बुनियादी काम है, सब लोगों का धन संपदा सब कुछ छीन के अपने पास कर लें। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा जी, और उनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा देश जानता है कि संविधान की रक्षा के लिए और देश में लोकतंत्र बचाने के लिए कितनी मुहिम उन्होंने चला रखी है। और एक बार तो ऐसा लगा था जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे कि जो प्राचा साहब बोल रहे हैं, जो उनकी टीम बोल रही है कि ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे। तो आज हमारा जो मुद्दा है ख़ास, महमूद प्राचा जी के साथ जो हमारी ख़ास बातचीत हो रही है, तो ये जानना है कि जो हालात देश में हो गए हैं, या जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जो थोड़ी उम्मीद बची थी और भाजपा बहुमत से काफ़ी नीचे आ गई थी, तो उसके बाद लगा था कि सही पटरी पर लोकतंत्र आने वाला है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनावों के बाद लगातार हरियाणा चुनाव विपक्ष हारा, महाराष्ट्र हारा, बिहार हारा और बंगाल भी हारा, और जिस तरीके से हारा मतलब शर्मनाक हुई सब जगह। और चुनाव से पैसे ऐसा लग रहा था कि सब जगह विपक्ष जीत रहा है। तो मैं प्राचा जी से जानना चाहूँगा कि पहले तो अपने बारे में बताएं कि जो उनका संगठन है क्या क्या काम कर रहा है और वो किस तरीके से संविधान की रक्षा कर पाएंगे। उनका जो संगठन है, उनके जो साथी हैं, उनकी जो टीम है, और कहाँ उन्हें अड़चन आ रही है, और लोकसभा के चुनाव के बाद आखिर नए सिरे से भाजपा बहुत तेज़ी से जीतती क्यों नज़र आ रही है, और लोकतंत्र कैसे बचेगा और संविधान कैसे बचेगा, उस पर आप महमूद प्राचा जी के विचार जानेंगे। प्राचा जी, देखिए, अब से करीब 7-8 साल पहले हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाई थी जी, जिसका मोटो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान। मतलब डेली लाइफ में संविधान से हर समाधान। तो जब तक एक संविधान बचाने का मकसद क्या है, तरीका क्या होना चाहिए कि अगर एक आम आदमी को संविधान से फ़ायदा और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संविधान से फ़ायदा होगा और उससे उसकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, खुशहाली होगी, तो वो संविधान को
दिन रात याद रखेगा और संविधान ऐसे ही बचेगा। सिर्फ किताबों में रहने से संविधान जी नहीं बचेगा, संस्थानों से संविधान नहीं बचेगा, आज नहीं तो कल कमज़ोर होगा। जी। तो ये तो हमारी संगठन का काम था। और जब ईवीएम का मुद्दा तो मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने उठाया, बहुत मजबूती से उठाया, लेकिन सड़कों पे जन आंदोलन के तौर पे 2024 से हम लोगों ने यहाँ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करके इंडिया गेट से शुरू करके ही उठाया जी। और उसके बाद से ये बड़ा जन आंदोलन बना और नतीजा ये हुआ और वही की है, जितनी ताकत से, जी। जितनी मजबूती से ईवीएम का विरोध होगा उतनी ही आरएसएस और बीजेपी की ताकत कम होगी। ये सीधी सीधी बात है। ईवीएम का आंदोलन बहुत मजबूत था या थोड़ा मजबूत था या कुछ हद तक मजबूत था तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुमत से कम हो गई। जी। जैसे ही वो आंदोलन कम हुआ, कमज़ोर पड़ा, और उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, आज मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, तो आप देख ही रहे हैं बहुमत से कितनी ज़्यादा सीटें आरएसएस और बीजेपी हर जगह ला रही है। तो बुनियादी, और ये बात सब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझ में भी आती है, लेकिन जो बेसिक वजह है कि ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको नहीं उठा रही, वो वजह ये है कि मोदी जी और अमित शाह साहब ने, आरएसएस और बीजेपी ने हर पॉलिटिकल पार्टी में अपने स्लीपर सेल्स छोड़ रखे। उन स्लीपर सेल्स का काम एक ही है कि देश भर में कोई आंदोलन हो जाए, मोदी जी को बुरा भला बोल लिया जाए, आरएसएस को बुरा भला बोल लिया जाए, कोई भी उनका विरोध कर लिया जाए, उसमें इनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। जी। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन और ईवीएम के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य ना करे, इस एक मिशन को लेके स्लीपर सेल्स हर पॉलिटिकल पार्टी में डाले हुए हैं। क्योंकि जब तक ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जनता बीजेपी से नफरत कर रही है, वोट नहीं दे रही है, लेकिन वोट ना दे जनता, बीजेपी को हराए जनता वो वोट खिलाफ देके, जब वोटों की गिनती होगी तो उस गिनती में मशीनों के ज़रिए हेर फेर करके ये चुनाव जीतेंगे। ये इनका सिस्टम ही सारा है, 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है। और देखिए, जब जो विरोध करने वाले होते हैं उनकी संख्या शुरू में हमेशा कम होती है, जी। संसाधन भी कम होते हैं, ऑर्गेनाइज भी नहीं होते, जो तंत्र होता है, सरकार का तंत्र, जो प्रशासन का तंत्र, वो भी उनके खिलाफ होता है। तो इसीलिए जो विरोध करने के लिए गुट होते हैं, किसी भी सिस्टम को, किसी भी अच्छे काम को करने वाले लोग हमेशा कम होंगे नंबर। तो उनको अपना जो फोकस है, जो मुद्दा है, वो ऐसा चुनना चाहिए जिससे कम ताकत लगा के, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके खिलाफ जो दुश्मन बड़ी ताकत में है उसको हराने के लिए कोई सीधा, एक तो मुद्दे क्लियर होने चाहिए और उसका रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो ईवीएम एक ऐसा तरीका है जो बीजेपी और आरएसएस को, जो भी वो देश का नुकसान कर रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए सबसे, जिसको कहते हैं ना, सबसे अच्छा, सबसे सटीक और सबसे पॉइंटेड तरीका है। अगर ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएंगे या ईवीएम का जो जहर है, जो उससे खराबी करते हैं या जो उससे मैनिपुलेशन करते हैं, वो किसी हद तक हम लोग अपने आंदोलन से कम भी करा लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता अपने आप संभाल लेगी, वोटर्स अपने आप संभाल लेंगे। ये किसी भी प्रदेश में या देश में अपनी सरकार बना ही नहीं पाएंगे, भले ही इनकी कुछ सीटें भी आ जाएं। लेकिन प्राचा जी, जिस तरीके से इन्होंने सारा सिस्टम हैक कर लिया है, ऐसा लगता है कि इनको तो दशकों तक नहीं हराया जा सकता। और आप कह रहे हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हों, लेकिन देश की जनता को आप सचमुच मानिए बहुत निराशा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन निराशा बहुत है। जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, पूरे देश को निराशा है और वहाँ फैसले लटके रहते हैं। जो भी चाहे पुनः उसकी मतदाता उसका कोई भी वो लगाते हैं सिस्टम में, उसको दोबारा गिनती के लिए 6-6 साल गुजर जाते हैं, सरकार गुजर जाती है, अगले चुनाव आ जाते हैं, लेकिन अदालतों से फैसले नहीं आते। और अब तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ फैसलों में सिर्फ क्या कह रहे हैं, खाना पूर्ति हो रही है और जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मतलब एक चीज़ कही जाती थी, आपकी बात को अगर मैं
दूसरे लफ्ज़ों में बोलूं कि पहले ये कहावत थी कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना होता भी हुआ चाहिए। दिखना भी चाहिए। जी अब उस कहावत में तब्दीली ये आपके लफ्ज़ शायद बता रहे हैं कि न्याय भले ही हो या ना हो, लेकिन न्याय होता दिख जाना चाहिए, जी भले ही ना हो। लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अदालतों को ही दोष देना ठीक नहीं है, जजिस को ही दोष देना ठीक नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ कि सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक संस्था हमारी जुडिशल सिस्टम है, लेकिन जुडिशल सिस्टम के अंदर बैठे हुए जजेस भी तो इंसान ही है ना। जी अगर आरएसएस और बीजेपी ने सभी संस्थान कमज़ोर किए हैं, सभी संस्थान में बैठे हुए लोगों को डराया है या लालच में लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और दूसरी अदालतों में बैठे जजेस भी तो इंसान ही हैं। जी हमारे देश में दो एग्जाम्पल हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। एक एग्जाम्पल, दो तरह के जजेस होते हैं। एक जज लोया की तरह जो जान तो दे देते हैं, लेकिन अपने इंसाफ करने की जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं देते। जी वो जान दे के भी इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। उसके दूसरे तरफ जो दूसरा स्पेक्ट्रम का दूसरा तरफ है वो है जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे जी लोग, जो उन्हीं जज लोया के केस को, उनकी हत्या के केस को एक प्रकार से उस पर पानी डालने के का काम करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होने पे रोक लगाते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर होने पे रोक लगाते हैं और भविष्य में सभी टाइम के लिए रोक लगाते हैं। तो ये दो प्रकार के जजेस की क्लास हमारे देश में मौजूद है। ये नाम है सिर्फ, लेकिन बहुत सारे जजेस जो जज लोया के रास्ते पे नहीं चल पाते जी क्योंकि इतना ख़तरा है उसमें, तो वो चंद्रचूड़ जैसा जो एक क्लास है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये इसमें गलती मैं ये मानता हूँ फिर कि हमारे विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, क्योंकि विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या होता है, जैसे सत्ता पक्ष में जो लोग बैठ जाएं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनसे जनता ये उम्मीद करती है कि वो प्रशासन ठीक से करेंगे। तो विपक्ष की जिम्मेदारी भी ये होती है कि, और जो जनता की उम्मीद होती है कि वो अगर पक्ष के लोग, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ गड़बड़ करें तो उनको किसी भी प्रकार से रोकें और उनको वो सब देशद्रोह के काम, जो भ्रष्टाचार के काम, देश में आपस में लड़ाई कराने का काम रोकें। तो विपक्ष भी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी में फेल हो चुका है और उसकी वजह से किसी जज हो, कोई इलेक्शन कमीशन हो, उन लोगों के पास जो उस संस्थाओं में बैठे हैं ये उम्मीद ही नहीं है ना कि कल को विपक्ष आएगी तो हमारी रक्षा करेगी, या विपक्ष के लोग हैं ये बहुत बड़ी तो हमारी ये बहुत बड़ी रक्षा बात होगी। बहुत ये- बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये विपक्ष में दम ही नहीं नज़र आ रहा संस्था में बैठे लोगों को, तो पूरी तरीके से उनको भी दोष देना उचित नहीं है। जैसे ही विपक्ष अपनी जिम्मेदारी मजबूती से निभाना शुरू करेगा तो अब संस्थाओं में, जुडिशरी में, इलेक्शन कमीशन में, सीबीआई में, ईडी में, दूसरी जगहों पे कुछ ना कुछ अच्छे के लिए तब्दीली या चेंज देखोगे। इसीलिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है उसने विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती से बनाई है। और राहुल गांधी जी जो आज हमारे देश के विपक्ष के लीडर हैं, आज भी वो 60% मतदाताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी जी सिर्फ 40%। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपनी जिम्मेदारी समझें या ना समझें, जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन वो बहानेबाजी नहीं कर सकते कि हम लोगों ने मेहनत की मगर रिजल्ट नहीं दे पाए। इस प्रकार की भी बहानेबाजी तो आरएसएस और बीजेपी के लोग भी करते हैं कि हमने कोशिश की, हमने लोग बनाए, राम मंदिर में से चोरी हो गई, हमारी क्या गलती है, हम इसे ठीक कर लेंगे अब। चलिए, आपने राम मंदिर का नाम लिया और डकैती जो डली है राम मंदिर में, और जो राम के प्रति जो आस्था थी पूरे देश की, उस पर इन्होंने कुठाराघात किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज ये देश की जनता का राम के नाम पर फिर से विश्वास प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, वो उनका आरएसएस और बीजेपी के लोगों का काम, बेसिक बुनियादी काम है सब लोगों का धन संपदा सब कुछ छीन के अपने पास कर लें सब जगह से। तो उसमें लोग ये उम्मीद करें उनसे कि वो राम मंदिर को छोड़ देंगे, ओह। तो ये लोगों की समझदारी का काम नहीं है। उनका तो बेसिक काम है, जहाँ जाएंगे यही करेंगे, और उनका कोई काम नहीं है। क्रिकेट में अपने बेटे को ही लगा देंगे, मतलब क्रिकेट में जय शाह साहब का क्या काम है, क्या लेना कोई देना? लेना देना नहीं। पैसा है वहाँ तो वो जाएंगे, वो पैसा लेना है। ये एयरपोर्ट्स में अडानी साहब का क्या लेना देना था? कोई उन्होंने लेना ये- देना नहीं। ये पोर्ट्स में कुछ लेना देना था, सीमेंट में कुछ लेना देना था? नहीं, सब जगह का माल छीनना है।
तो ये उनकी बुनियादी सोच है। जो लोग उन्हें किसी और नज़र से देखते हैं वो धोखा खा रहे हैं, खाते रहेंगे। समझदार लोग जो होंगे वो बेसिक बात तय करेंगे कि हमें आरएसएस और बीजेपी का टोटल बाइकआउट करना है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखना ही नहीं है। जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि जो अडानी का धंधा है या पैसा है उसमें उनकी पार्टनरशिप है मोदी जी की, तो ये आरोप तो आप भी लगा सकते हो और मैं भी लगा सकता हूँ। बस आरोप लगाने का ही काम है, तो आप भी लगा लो और हम भी लगा लें और कोई भी लगा ले। उस आरोप की बुनियाद पे और उस आरोप को जो लगाया है, अगर उन्हें पता है ये सब हो रहा है तो रोकने के लिए क्या उन्होंने किया और क्या वो रोक पाए, बुनियादी बात ये है। और रोक ना पाने की वजह फिर वही है स्लीपर सेल्स। उनके खुद के चीफ मिनिस्टर्स अगर अडानी साहब के साथ मिलकर 2 नंबर के काम करेंगे साठ गांठ करके, तो वो किस मुंह से और किस ताकत से अडानी को रोक पाएंगे, अडानी साहब को। बुनियादी बात यही आती है। हालांकि राहुल गांधी जी को कोई अडानी जी से कोई चंदा नहीं लेना है, ज़रूरत ही नहीं है। किस बात की वजह से सिर्फ वो ज़बानी उसका विरोध करते हैं, सड़कों पे आके उसकी हर फैक्ट्री के बाद अब प्रोटेस्ट क्यों नहीं कराते? वहाँ से ड्रग्स पकड़ी जाती हैं मुद्रा पोर्ट से, उसके बाहर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? अडानी जी के घर के बाद प्रोटेस्ट क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? क्योंकि इनके खुद के चीफ मिनिस्टर उनके साथ वो 2 नंबर के काम करते हैं अडानी जी के साथ मिलकर। अच्छा, ये चलते चलते ये और बताइए, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है और हमें उम्मीद थी कि ये उनको अलाउ नहीं करेंगे आंदोलन के लिए, लेकिन उन्होंने किस तरीके से अलाउ कर दिया और इसमें क्या इनके लोग घुसे हुए हैं जो स्लीपर सेल वाली बात कर रहे हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो जहाँ भी चाहे दिखावे के लिए कोई या किसी भी प्रकार से आरएसएस और बीजेपी का विरोध करता है, तो मैं अपनी एज एन एडवोकेट ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कोई ज्यादती करे तो हम उनकी हिफाजत में खड़े होंगे। जी, ये बात मैंने प्रेस के माध्यम से, जब ये कांग्रेस जनता पार्टी का ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो तब मैंने कहा था कि अगर मैं जंतर मंतर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हूँ, अगर कोई पुलिस प्रशासन उनको तंग करेगा तो मैं हाजिर हो जाऊँगा और उनकी हिफाजत करूँगा। मगर जिस प्रकार से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है जी, और जिस प्रकार से वो मुद्दा ही ऐसा ले रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं होगा, जिससे संविधान बचाने जैसी कोई बात ना, जिससे अब मोदी जी अगर प्रधान जी को किसी वजह से हटाना भी चाहेंगे, जैसे अभी यादव साहब हैं, उनके पीए वगैरह सबको हटा दिया, तो वो तो कोई और बड़ा कोहिनूर हीरा ढूंढ के लाएंगे ना उनकी जगह, जो उनसे भी ज़्यादा बेईमानी कर सके। तो और मोदी जी को अगर आज हम सब मिलके प्रोटेस्ट करके जिस भी वजह से हटवा भी दें, तो उनकी जगह कोई और बड़ा आरएसएस नगीना ढूंढ के लाएगी कि नहीं लाएगी? तो बुनियादी मुद्दा क्या है? देश में जनता के पास जो बाबा साहब का दिया हुआ और उनके मुट्ठी भर साथियों का दिया हुआ सबसे बड़ा देश की जनता को जो ताकत है, एक वोट का अधिकार बराबर का सबको, जिससे प्रधानमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का कान पकड़ के जनता उतार सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ के बिठा सकती है। उस डर से ही तो कोई प्रधान जी जैसे काम नहीं करेगा। तो ये उस मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे, तो इससे शक पैदा हुआ। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख जब हुआ, जब मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें ये अभिजीत दिपके साहब जो हैं, एक पुलिस ऑफिसर के सामने उसके पैरों में सर बार बार झुका रहे थे, रगड़ रहे थे कि प्लीज़ हमें ये काम करने दो। तो हमारी तो सारी ट्रेनिंग ही बर्बाद हो गई। हम तो सिखाई यही रहे हैं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चीफ मिनिस्टर हों, मुख्य न्यायाधीश हों, पुलिस अधिकारी हों, ये सब जनता के नौकर हैं। तो उन्होंने क्या इंप्रेशन दिया? जनता जो कि मालिक है वो नौकरों के सामने सर रगड़ रही है। ये इस प्रकार की बुज़दिली का जो मैसेज दिया है, उससे मुझे तो कम से कम पर्सनली बहुत धक्का लगा है। ये मिसडायरेक्टेड जो आंदोलन हो रहा है, इसका कोई उम्मीद मुझे तो अब बिल्कुल नहीं रहेगी, बल्कि ये नुकसान ही कर रहा है। ख़ास तौर पे उस वीडियो के बाद जब जनता का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी अपने नौकर के सामने, पुलिस के एक अधिकारी के सामने बार बार भाग के उसके पैरों में सर रख रहा है और वो वीडियो बन रही है उसकी, तो मुझे इतनी दुख हुआ, शर्म भी आई कि ये लोग उन्होंने इतना प्यार दिया और ये किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। चलिए, क्या आप राहुल गांधी जी को देश की
उम्मीद या आशा की किरण मानते हैं? देश की उम्मीद की और आशा की किरण देश का संविधान और देश की जनता है। राहुल गांधी जी को उनके पिताजी की वजह से और उनकी खुद की भी जो गतिविधियां हैं मैं पसंद करता हूं जी। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो मेरी पसंद है ये देश हित से ऊपर नहीं है। देश हित में क्या राहुल गांधी जी कुछ कर पा रहे हैं आज या नहीं, ये बुनियादी बात है। राहुल गांधी जी से ज़्यादा लंबी पैदल यात्रा देश में किसी ने नहीं की है जी। मतलब पैदल चल के। काशीराम जी ने साइकिल से की है, जी। इस बात में शक नहीं है कोई। और राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी के लंबे इतिहास के खिलाफ जाके बाबा साहब की बात करनी शुरू की, संविधान की बात करनी शुरू की और अपनी पार्टी को ही क्रिटिसाइज किया, उसकी पॉलिसीज को। बिल्कुल किया। ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं उनकी, लेकिन उसमें एक जो अदर साइड है वो ये है कि इतना अच्छे चीज़ काम करने वाला। और तीसरी बात ये कि मोदी जी और उनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दूर से दूर तक। मोदी जी किसी भी दुनिया के किसी भी टॉपिक पे, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती या किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके दुनिया के किसी टॉपिक पे 2-3 मिनट या 5 मिनट नहीं बोल सकते। राहुल गांधी जी का इंटेलेक्ट लेवल इतना ज़्यादा है कि वो दुनिया के किसी भी टॉपिक पे कम से कम 2-3 ज़बानों में तो आराम से किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या रिजल्ट आया? तो राहुल गांधी जी अपने आप में इतने ज़्यादा वो हो के भी पूरी तरीके से फेलियर हैं। अच्छा। ये बुनियादी बात है जिसको उनको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ की कमी है उनके अंदर, क्योंकि ये उनकी कमी कि वो इतनी मेहनत, इतना अच्छा स्टैंड लेने के बाद भी मोदी जी और अमित शाह जी को हटा नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो इस कमी को अपनी दूर नहीं करेंगे तो उनका समर्थन करना देश हित में नहीं रह जाएगा। किसी देश राहुल गांधी जी की मेहनत से, राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी से बहुत ऊपर है। देश को कोई और रास्ता सोचना ही पड़ेगा अगर ये रिजल्ट देने के लायक नहीं बना पाएंगे अपने आप। प्राचा जी, अंत में मैं ये बात कहते हुए कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने जो है ईवीएम को कंडम किया है और बैलेट पेपर पर आए हैं, तो भारत में ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके बुनियादी कारण क्या है? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी का बेसिक कैरेक्टर आप सब लोग जानते हो, पूरी दुनिया जानती है जी। हर प्रकार की चोरी और बेईमानी करके वो लोग सत्ता में ऊपर जा रहे हैं। और ईवीएम एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें हर प्रकार की चोरी के बावजूद, हर प्रकार की डकैती के बावजूद, हर प्रकार की देशद्रोह के बावजूद सत्ता में बरकरार रख सकती है। तो वो ईवीएम को हटाने के लिए क्या किसी देश का एग्जाम्पल देखेंगे? नहीं। वो तो अगर किसी देश के लोग कोई, जैसे अगर एलन मस्क साहब या ट्रम्प साहब बोल भी रहे हैं पेपर बैलेट के फेवर में तो वो जाके ये बोलेंगे हम आपको पूरा देश भेज देंगे, गिफ्ट में दे देंगे, लेकिन पेपर बैलेट को हम यहाँ लागू नहीं कर सकते। तो कोई विदेश में, जैसे अमेरिका में जो ट्रम्प साहब हैं, वो ये चाहेंगे कि यहाँ तो ईवीएम ना लगे, पेपर बैलेट से चुनाव हो, लेकिन पूरा का पूरा देश मुझे ईवीएम के ज़रिए से मिल रहा है, तो ईवीएम का काम मैं इनको करने दूँ, उस पर मैं विरोध ना करूँ। तो ये जो देश को ख़त्म करने का और सत्ता में रहने का जो पूरी ताकत उनके हाथ में आ गई है, उसको वो कैसे जाने दें। इसलिए हमारे देश में ये विरोध के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से ही ईवीएम हट सकती है और कोई ज़रिया नहीं है। क्योंकि यही तो उनकी, जैसे राहुल जी के ही शब्द लूँ तो मैं, राजा की जान तोते में है, यानी कि ईवीएम में है, वरना उस राजा में कुछ दम नहीं है। तो अंत में देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या आपका संगठन, आपका? देखिए, जो हमारे देश की सिविल सोसाइटी है उसे आगे आना पड़ेगा, देश की जनता को आगे आना पड़ेगा। विपक्ष के लोग देश की रक्षा करने में पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। तो वकीलों को आगे आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा और देश की जनता को आगे आना पड़ेगा। मुद्दा ऐसा लेना है जो सटीक हो, जो सभी परेशानियों की हल हो, और वो है ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से चुनाव शुरू कराना। एक बार जनता के हाथ में किसी का भी कान पकड़ के हटाने की ताकत वापस आ जाएगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी जनता से डरेगी और कुछ ना कुछ ईमानदारी से काम करेगी, वरना
उसको भी हटाया जाएगा। ये इसलिए बुनियाद है डेमोक्रेसी बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, जनता को बचाने की और देश बचाने की। तो अच्छा साहब, जिससे अभी हाल ही में कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बहुत बड़े मायने हैं लोकतंत्र के लिए, या भारत के केंद्र में सरकार जो वहीं से रास्ता गुजरता है, लेकिन ये माना जाता है कि यदि हम पिछले चुनावों के आंकड़े देखें या किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे, तो यदि सपा और कांग्रेस और बसपा इकट्ठे हो जाएं तो उनका जो टोटल है उनसे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो मायावती जी भाजपा के साथ हैं और वो फैसला लेती हैं जिससे भाजपा को फ़ायदा हो और विपक्ष को नुकसान हो या लोकतंत्र को घाटा हो? जो भी पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम को मुख्य मुद्दा नहीं बनाती वो भाजपा के साथ ही है। जी। आप किसी एक पार्टी को, मायावती जी को बोल सकते हैं, परंतु ये अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी, मायावती जी, दूसरी जितनी छोटी विपक्ष की पार्टियां हैं, सब एक साथ होके भी चुनाव लड़ लें तो भी नहीं जीत पाएंगे। ईवीएम है तो जीतने के लिए तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो इन लोगों को किसी को कैंपेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई जीते या ना जीते, बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन क्योंकि ईवीएम से चुनाव होने हैं, जनता इन्हें वोट नहीं देगी, गिने इन्हीं के पक्ष में जाएंगे। 100% उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर ईवीएम के जहर को कम नहीं किया गया और हटा दिया गया तो इनकी 25, 30 या मैक्सिमम 40 सीटें, 50 सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा बीजेपी की आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये थे महमूद प्राचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक हैं, और उन्होंने किस तरीके से देश के संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, उन्होंने स्पष्ट राय रखी है। विपक्ष के बारे में भी उन्होंने खरी खरी सुनाई है और उन्होंने वो नुक्ते बताए हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र देश में बच सकता है और बाबा साहब का अम्बेडकर किस तरीके से बच सकता है। और सबका लबोलुबाव ये है कि जब तक ईवीएम से चुनाव नहीं होते भाजपा को नहीं हराया जा सकता। पेपर बैलेट से चुनाव, पेपर बैलेट से जब तक चुनाव ना हो। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे गीत का कर रहे हैं। हाँ, एक जो अभी बहुत अच्छा गीत जो बनाया है वो भी मुझे मिला है, तो हम अपने आंदोलन में उसका भी पूरी शिद्दत के साथ प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वो गीत हमें भेजने के लिए। जी, धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया।